लिखोगे एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिएगा जो अगला एडजस्टमेंट हमारा है दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें लिखेंगे when the owner of a business invest money in a business, it is termed as capital। ठीक है, जब एक ओनर बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस for the business to pay some interest on capital। Interest on capital, such interest paid is treated as an expense। ये जो इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पर पे होगा उस ओनर को, उसे हम खर्चा मानते हैं बिजनेस का। तो देखिएगा इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है आपकी, सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट का खर्चा बुक करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और चूंकि ये इंटरेस्ट आपका एक खर्चा है तो आप इमीडिएटली इसे कहां ट्रांसफर कर दोगे, P&L में ट्रांसफर कर दोगे। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अगर हम फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं तो आइएगा, फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। तो यानी पीएनडल में एज एन एक्सपेंस दिखा देंगे, इसका मतलब डेबिट साइड। ठीक है, शोन एज डेबिट साइड इन पीएनडल अकाउंट। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल में इसे ऐड कर दिया जाएगा। शोन on the liability side. Shown on the liability side of balance sheet. Shown on the liability side of balance sheet by adding owner's capital. ये लीजिए, पीएनडल अकाउंट में इसे एक्सपेंस की तरह से दिखा दिया जाएगा। और दूसरा, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जब आप ओनर्स कैपिटल लिखते हो तो ओनर्स कैपिटल क्या किया जाएगा आपका, उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। लिखे नोट, इफ interest on capital is given in trial balance, then it will be shown only in profit and loss account. If interest on capital is given in trial balance, then it will be shown only in profit and loss account. हमेशा ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब आप ये फर्स्ट एंट्री पास कर चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री को करने की वजह से ही आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। तो अब आपको इसे दो जगह नहीं दिखाना। तो जब ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है तो इसका मतलब आपने उसे कैपिटल के अगेंस्ट तो एडजस्ट कर दिया। तो अब आपको केवल और केवल सेकंड एंट्री का इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो यानी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखा देंगे, पीएनडल अकाउंट में दिखा देंगे। देखिएगा क्या प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है आपकी, यहां पर खर्चे के रूप में लिख दोगे टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन देखना है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल लोगे, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 7 हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। बताइए, क्लियर है? यस सर। आइएगा, एडजस्टमेंट नंबर 8। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। Goods withdrawn for personal use. That is drawings of goods. अगर किसी भी पर्सन ने अपने ओन पर्पस के लिए कोई गुड्स क्या किया है, विथड्रॉ किया है बिजनेस से, sometimes the owner of business may choose to withdraw some goods for its personal use. From business. Business. Sometimes the owner of business may choose to withdraw some goods for its personal use from business. This is called drawings. This is called drawings. अब देखिएगा, अगर आपने गुड्स की ड्राइंग्स की है तो आपकी जो एंट्री होगी वो किस तरह से होगी। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग एंट्री की बात करें, आइएगा अकाउंटिंग एंट्री।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, आपकी जो भी ड्रॉइंग्स है वो परचेजेस के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, परचेजेस के अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर दिया, और अल्टीमेटली जो ड्रॉइंग्स हैं वो ओनर्स की कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है। तो एक और एंट्री हमें डालनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो ये दो एडजस्टमेंट एंट्री आपको ड्रॉइंग्स के रेस्पेक्ट में करनी होती है। सर हाँ जी बोलो। सर ये पी&एल से चार्ज नहीं होगा सर, बिजनेस के लिए नहीं, तो सर ड्रॉइंग्स चाहिए। कैंडल से चार्ज नहीं होता, क्योंकि आप समझिए मेरी बात को सुनना, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया था, तो बिजनेस मुझसे ये बोलता है कि आपने जो पैसा लगाया उसके लिए आप मेरे क्रेडिटर बन गए। यस सर। अब उसी पैसे से आपने गुड्स खरीदा और उसमें से कोई गुड्स आप अपने घर ले गए, तो भैया मैंने जो कैपिटल लगाई थी उसमें से मैंने कुछ विड्रॉ कर ली ना इन फॉर्म ऑफ गुड्स। ओके सर। तो ये पी&एल का खर्चा नहीं होता है भैया। आप समझिए, गुड्स कहां से खरीद के लाए होंगे, आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसी से गुड्स खरीदे गए होंगे। यस सर। ठीक है, तो बिजनेस ने ये मान लिया था कि भाई आपने जितना पैसा दिया है आप उसने के क्रेडिटर बन गए बिजनेस के। लेकिन अब आपने क्या किया, उसमें से कुछ गुड्स आपने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो ड्राइंग्स जो होती है ना वो कभी भी पी&एल का खर्चा नहीं बनती है, बिजनेस का नॉर्मल। और वैसे भी खुद सोचो, क्या ये बिजनेस का खर्चा है क्या पर्सनल यूज के लिए ले जाना? नहीं है। पर्सनल यूज के लिए आप जब कोई भी चीज विड्रॉ करते हो तो ये बिजनेस का खर्चा तो है ही नहीं, तो बिजनेस तो इसकी अकाउंटिंग अपने खर्चे के रूप में कर ही नहीं सकता। इसलिए बिजनेस ये बोलता है कि हम इसको कैपिटल से क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ट्रीटमेंट, तो देखो अगर मैं इस अकाउंटिंग एंट्रीज को देखूं तो पहला ट्रीटमेंट तो क्या हुआ कि परचेजेस में से लेस कर दो, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, आप इसे परचेजेस में से लेस कर दोगे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड। इन बैलेंस शीट, ये लीजिए, आप इसे लाइबिलिटी साइड में क्या करोगे, बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट करके आप लिख दोगे। पी&एल पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट हो गया, ये हमने बात की है कि अगर आपने कोई भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से विड्रॉ किया है तो हम इसे ड्राइंग्स मानेंगे, और ड्राइंग्स को लेते हुए हम क्या कर लेंगे, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आइए, एडजस्टमेंट नंबर 9। एडजस्टमेंट नंबर 9,
लॉसेस ऑफ गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट और एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ गुड्स। देखिएगा, एक्सीडेंट हो गया बिजनेस में, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस में आग लग गई, उसकी वजह से आपके गुड्स को डिस्ट्रॉय हो गया। अर्थक्वेक आया, इसकी वजह से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। या आपका गुड्स जब रास्ते में आ रहा था तो इन ट्रांजिट ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से या किसी भी एक्सीडेंट के हो जाने की वजह से अगर आपके गुड्स का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, तो लॉसेस ऑफ गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट। तो इसमें लिखेंगे there may be two different situation there may be two different situations regarding such losses। इन लॉसेस के रेस्पेक्ट में हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती हैं और उन्हीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना एडजस्टमेंट करते हैं। ए, इफ goods are not insured, if goods are not insured, देखिएगा, अगर हमारे गुड्स का हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है और वो गुड्स किसी भी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। वो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा और हमारा गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये प्योरली हमारा एक लॉस बन गया। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। अच्छा, पहले तो अपन बात करते हैं व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आपका गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो बताइए, डिस्ट्रॉय करने की अगर हम बेसिक एंट्री डालें तो डिस्ट्रॉय करने की एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर डेबिट या बारिश से भी तो हो सकता है सर। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। हाँ, कोई भी हो सकता है। लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय कोई भी एबनॉर्मल रीजन अगर आपका हो रहा है, ठीक है, टू परचेजेस, बाढ़ की वजह से लिख दिया, ये लीजिए टू परचेजेस। तो पहली एंट्री तो मेरी ये हो गई
जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो डिस्ट्रॉय होने के रीजन को तो डेबिट कर दो और परचेजेस को कम कर दो, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो आपने जो परचेजेस बुक की थी वो परचेज आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही गुड्स डिस्ट्रॉय होगा हमने ये एंट्री डाल दी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो गुड्स इंश्योर्ड नहीं था, तो इंश्योर्ड नहीं था तो इसका मतलब मेरा जितना गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ क्या पूरा का पूरा मेरा नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। क्योंकि मुझे तो कहीं कोई पैसा मिलेगा ही नहीं। तो लीजिए, लॉस रिकॉग्नाइज। अब हम लॉस को रिकॉग्नाइज कर, फर्दर ऊपर कर दो। हाँ जी बिल्कुल, ये लो। अब अगर लॉस बुक करोगे तो लॉसेस कहां चले जाएंगे, पी एंड एल में चले जाएंगे आपके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या टू लॉस बाय एक्सीडेंट। लीजिएगा, तो एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और टू लॉस बाय एक्सीडेंट। तो अब अगर मैंने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा तो क्या बना, एक तो डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, deduct cost of goods destroyed from purchases। और दूसरा loss of goods shown as expense in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए, केस ए, अगर गुड्स का आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो ये तो अकाउंटिंग एंट्री बन गई। उस अकाउंटिंग एंट्री के अकॉर्डिंग हमने उसका फाइनल अकाउंट्स बनाते समय ट्रीटमेंट देख लिया कि भाई एक तो हम उसकी कॉस्ट को, यानी जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी कॉस्ट को परचेजेस के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे, और एक चूंकि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं था तो हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया, तो उस लॉस को एज एन एक्सपेंस हम कहां लिख देंगे, अपने पी एंड एल अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन केस बी, अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड है, बी, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर आपका जो गुड्स है वो इंश्योर्ड है, when सबसे पहले तो जब गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तो भले ही देखिएगा आपका इंश्योर्ड है या नहीं है, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो गुड्स डिस्ट्रॉय की एंट्री तो वही रहेगी आपकी।
लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू परचेजेस, जिस भी नाम से वो हुआ है। चाहे लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय अर्थक्वेक हो, उस नाम से आ जाएगा। अब चूंकि ये गुड्स इंश्योर्ड है, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी देखिएगा, व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड। अब जैसे ही आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, ध्यान से सुनना, आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए बोल दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो पूरा लॉस नहीं एक्सेप्ट किया। डिपेंड करेगा इस एंट्री में कि इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट बना दूंगा, क्योंकि वो मेरी डेटर बन गई, उसने क्लेम एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और जितना क्लेम उसने एक्सेप्ट नहीं किया वो अब मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर उसने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो लॉस होगा ही नहीं, तो पीएनएल डेबिट नहीं करूंगा। टू लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये लीजिए। तो जब हमने क्लेम एक्सेप्ट किया तो ये एंट्री हो गई। वापस से सुन लेना, जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया वो तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आ जाएगा। जितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो मेरा नुकसान हो गया, तो वो पीएनएल के नाम से आ जाएगा। और टू लॉस बाय एक्सीडेंट। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया क्लेम का, व्हेन क्लेम रिसीव्ड, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया और डेटर्स कैंसिल हो जाएंगे टू इंश्योरेंस कंपनी। ये लीजिए, जब क्लेम रिसीव होगा तो एंट्री डाल दूंगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा ध्यान रखना, अगर मान लो क्लेम रिसीव नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी बुक्स में एज अ डेटर बैलेंस शीट में आ जाएगी, और अगर कैश मिल गया तो कैश हमारे असेट साइड में आई जाता है आपका। तो अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो पहला ट्रीटमेंट तो, चूंकि गुड्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेरी परचेजेस कम हुई है, डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, deduct cost of goods destroyed from purchases। परचेजेस में से तो पूरा लेस हो जाएगा, तो चाहे डिडक्ट, इंश्योरेंस हो चाहे ना हो, दोनों में से परचेज तो पूरी कम होगी ना भाई। समझो फॉर एग्जांपल मैंने परचेज रिकॉर्ड की हुई थी, अब उसमें से माल डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंश्योरेंस करा हो चाहे नहीं करा हो, बट गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ है ना, तो गुड्स को कैंसिल करना ही पड़ेगा मुझे। तो गुड्स को कैंसिल करने का मतलब हो गया परचेजेस को कैंसिल कर दिया मैंने। आइए loss of goods shown
ऑन डेबिट साइड। ये लीजिए, दूसरा ट्रीटमेंट ये हो गया, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, यानी जितने का मेरा नुकसान हुआ, वो नुकसान P&L में डेबिट कर दूंगा। इफ क्लेम accepted but not paid, then insurance company will be shown as other debtors। इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ही आएगा, एज इंश्योरेंस ऑन असेट साइड। ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन पे नहीं किया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एज अ डेटर मेरी असेट साइड में आ जाएगा। और अगर पैसे दे ही दिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसा आपको मिल ही गया तो फिर आप उसे क्या करेंगे, नॉर्मली अपने बुक्स में कैश में आ चुका है आपका, क्योंकि जब अगर आपको कैश मिल चुका है तो कैश की एंट्री आपकी हो जाती है। और अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, जनरली क्या होता है कि क्लेम एक्सेप्ट हुआ और तुरंत कैश मिल गया, और आपने अगर अभी तक एंट्री नहीं की है तो कैश में ऐड कर दोगे आप। वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसा ट्रांजैक्शन दिया है। जनरली क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया और आपको दे रखा है कि बट अभी तक उन्होंने पे नहीं किया, तो उस केस में आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करना होता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है लॉसेस के केस में, कि अगर किसी भी प्रकार का लॉस अगर आपके बिजनेस में हुआ है गुड्स का, तो उस केस में हमारे पास इस तरह से एंट्री आ जाएगी। आइएगा, एडजस्टमेंट नंबर 10, गुड्स given as charity, donation, free sample, एक्सेट्रा। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने मान लीजिए अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब आपको उसकी मार्केटेबिलिटी बनानी है, तो हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स के रूप में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपना गुड्स दे देते हैं। या हमने क्या किया, हमें एक एनजीओ में क्या करना था, कोई चैरिटी या डोनेशन देना था, हमने वो डोनेशन कैश में नहीं दिया, बल्कि हम हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो गुड्स हमारे पास है, हमने वो गुड्स ही एज अ डोनेशन या एज अ चैरिटी उस एनजीओ को दे दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल, एक्सेट्रा, एडवर्टाइजमेंट, किसी भी रूप में अगर हमने अपने गुड्स को दिया है जिसके बदले में हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, तो अकाउंटिंग कैसे होगी।
तो देखिएगा, when goods are given as charity, डोनेशन एक्सेट्रा, जब आप गुड्स को चैरिटी और डोनेशन के रूप में देते हो तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। डोनेशन अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। टू परचेजेस अकाउंट। जैसे ही हमने अपना गुड्स चैरिटी या डोनेशन के रूप में दिया तो इमीडिएटली जिस नाम से वो गुड्स गया है उसे डेबिट कर दो और परचेजेस को कैंसिल कर दो, क्योंकि गुड्स गया है तो परचेजेस तो कम होगी ही होगी। और फिर चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल। चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल्स आर recorded charity, donation, free samples are recorded as expense in profit and loss account. और इसे फिर एज एन एक्सपेंस में क्या कर दूंगा, इसे अपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी, डोनेशन, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही मैंने कोई भी गुड्स एज अ डोनेशन, फ्री सैंपल और चैरिटी के रूप में दिया तो इमीडिएटली गुड्स के कम होने की एंट्री और फिर उसे एज एन एक्सपेंस शो करने की एंट्री हो जाएगी। तो देखिएगा, एंट्री से ही हमारा ट्रीटमेंट क्लियर है। डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, हम इसे परचेजेस में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा shown as an expense.
डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा shown as an expense in P&L account. ये लीजिए, परचेजेस में से डिडक्ट कर दो और जो भी डोनेशन, चैरिटी वगैरह है आप उसे क्या कर दो, P&L अकाउंट में दिखा दोगे। बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मैंने ले लिया 2 परचेजेस, इसमें से लेस कर दोगे डोनेशंस, चैरिटी। और ये आपकी नेट परचेजेस है जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। और दूसरा ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, डेबिट साइड। टू डोनेशन, सॉरी, बैलेंस शीट में इस एडजस्टमेंट की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगी और एज वेल एज एक आपकी P&L अकाउंट में हो जाएगी। ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 10, जो कि था कि जब भी आप कोई भी गुड्स एज अ चैरिटी, डोनेशन या फ्री सैंपल के रूप में देते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी।